हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज गुप्ता। आखिर बेटा, आज 22 मार्च 2024 और कल 23 मार्च 2024 आपका अकाउंटेंसी का पेपर। आज बेटा मैं आपको आपके साथ में कुछ थ्योरी क्वेश्चन और सेक्शंस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। जो भी सेक्शन बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उस पर आपको बेटा केस स्टडी भी मिल सकती है एमसीक्यू के अंदर। उसके बेस पर आप आराम से टैकल कर लेंगे। तो ज्यादा नहीं है, एक 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी और ये आपको कल बहुत काम आने वाली है। तो जरूर एक बार देखें बेटा इसे। चलते हैं फिर हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड थ्योरी फॉर 12th एग्जाम 2023-24। नाउ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेंगे? सबसे पहले सेक्शन 37। सेक्शन 37 हमें बताता है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, उसके क्या राइट्स हैं, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो डिजिट पार्टनर के क्या राइट्स हैं इन सर्टेन केसेस ऑफ शेयर, है ना, इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विच एवर इज मोर। अक्सर ऐसा होता है जब पार्टनर को रिटायर होता है या फिर डेथ होती है तो उसको इमीडिएट फर्म से पेमेंट नहीं किया जाता, कुछ टाइम के बाद पेमेंट करते हैं, उसके पैसे को फर्म के अंदर यूज करते हैं बेनिस के लिए। सेक्शन 37 राइट देता है रिटायरिंग पार्टनर को या फिर डिजिट पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, वो चाहे तो 6% पर एनम से इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट में शेयर, जो भी दोनों में अधिक होगा उसको वो क्लेम कर सकती हैं। नेक्स्ट बात आती है सेक्शन 38, रिवोकेशन ऑफ कंट्रोलिंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म, यानी कि अगर फर्म के नाम में आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या किसी और प्रकार का अगर कोई चेंज होता है तो उससे बेटा रिवोक हो जाएगी गारंटी। रिवोक का मतलब विड्रॉ होना। जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वो पार्टनर अपनी गारंटी को विड्रॉ कर लेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। जैसे सर अगर किसी पार्टनर की पर्सनल गारंटी पर फर्म को लोन मिला हुआ है, अगर कल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है, तो फिर उसकी गारंटी रिवोक हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। ऐसा सेक्शन 38 कहता है। ठीक है ना। इसमें कुछ बेटा मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखे हुए हैं, मुझे लगता है कि इनमें से कोई चीज आपको पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट भी रहेंगे बेटा। ठीक है ना, तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। सेक्शन 39 बात करता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या सर? डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म आप जानते हैं एंड ऑफ रिलेशनशिप एंड शट डाउन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का बंद होना और रिलेशनशिप का एंड होना, यानी कि जब पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप समाप्त हो जाती है, साथ ही साथ बिजनेस भी बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। सर इसमें एक चीज और आती है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के केस में केवल एंड ऑफ रिलेशनशिप होती है, बिजनेस बंद नहीं होता। उस टर्म को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जब पार्टनर्स के आपस के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा हो, रिटायर हो रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर रिलेशनशिप भी एंड होगी और बिजनेस भी बंद होगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है बच्चे सेक्शन 40, डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। पार्टनर्स अगर चाहें तो आपस में एग्रीमेंट करके भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। कंपल्सरी डिसॉल्यूशन एज यू नो, इफ नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूस टू 1, एक रह जाए फर्म बंद हो जाएगी। अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएं या किसी एक को छोड़कर बाकी रिमेनिंग पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएं तो फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी और ये कवर होगा सेक्शन 41। नेक्स्ट सेक्शन 42, a partnership can dissolve when certain contingencies occur। अब कंटिजेंसी क्या हो सकती है? टर्म ऑफ पार्टनरशिप एंड, पार्टनरशिप की टर्म एंड हो गई, यानी कि अगर हमने 5 साल के लिए पार्टनरशिप की थी तो 5 साल पूरे हो गए, 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी।
अ पार्टनर डाइज, किसी पार्टनर की डेथ हो गई। अ पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है तो पार्टनर से फर्म क्या हो जाएगी बेटा, डिजॉल्व। ये था सेक्शन 42, पार्टनरशिप कैन डिजॉल्व व्हेन सर्टेन कंटिजेंसीज अकर। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इन इवेंट्स पर फर्म बंद होगी तो आप यकीन माने ऑटो फर्म आपकी डिजॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 43, रिजोल्यूशन बाय नोटिस। रिजोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सर किस तरीके से, अगर कोई भी पार्टनर नोटिस देता है, आप जानते हैं पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल में अगर पार्टनर्स अपना फर्म को बंद करने के, डिजॉल्व करने का नोटिस अदर पार्टनर्स को सर्व करता है तो फर्म बंद हो जाएगी। नेक्स्ट अदर डिजोल्यूशन बाय कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा बेटा एग्जाम के हिसाब से। सेक्शन 44, कोर्ट भी फर्म को बंद करने के ऑर्डर दे सकता है या फर्म का बिजनेस इलीगल हो जाए, फर्म का कोई पार्टनर इनकैपेबल हो जाए, फर्म में केवल लॉस ही हो रहा हो, प्रॉफिट के चांस खत्म हो जाए, कोई पार्टनर कंटिन्यूसली अदर पार्टनर से झगड़ा करता है, झगड़ रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठा के ले जा रहा है, हिसाब नहीं दे रहा क्लियरली, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। फिर अगर कस्टमर के साथ मिसबिहेव करता है या फिर कोर्ट को लगता है कि फर्म को कम्युनिटी के फेवर के लिए बंद कर देना चाहिए, कम्युनिटी के इंटरेस्ट के फेवर में बंद कर देना चाहिए, तो उसको डिजोल्व करने के ऑर्डर दे सकता है। बेटा इसके बाद आता है सेक्शन 48, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स लोन भी होता है और पार्टनर्स कैपिटल। अब क्वेश्चन ये आता है कि विच वन पेड फर्स्ट, कौन सा हम पहले पेड करें। सर लोन पहले पेड होगा, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल। अब लोन पेड होगा ऐसा कहां लिखा है, ऐसा सेक्शन 48 में लिखा हुआ है, लॉ में बोला हुआ है। अगर आप किसी पार्टनर ने एडवांस दिया है, लोन दिया है, तो पहले उसका लोन वापस होगा, उसके बाद उसकी कैपिटल, ये सेक्शन 48 बोलेगा। 49 मेरे हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी को फर्म के लिए यूज किया जा सकता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेटा फर्म के डेट के पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। सर कैसे, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर कैन बी यूज्ड फॉर द फर्म डेट, इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर लिखा हुआ है, आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ हिज प्राइवेट डेट, यानी कि उसके अपने प्राइवेट डेट पेमेंट करने के बाद। अगर किसी पार्टनर के प्राइवेट एसेट्स 10 लाख के हैं, प्राइवेट डेट 3 लाख के हैं, तो 3 लाख डेट पे करने के बाद 7 लाख का सरप्लस बचेगा, तो वो 7 लाख फर्म के डेट को पेमेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इस पर आपको केस भी मिल सकता है बेटा। तो सेक्शन 49 आपको बताता है कि पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसके अपने प्राइवेट डेट पेमेंट करने के बाद यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 13, राइट ऑफ ए पार्टनर, इन जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती आपस में तो पार्टनर्स को क्या क्या राइट है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर पार्टनर्स क्या कर सकता है। तो सर इसके लिए सीधा आप देखो, आपको मालूम ही है 5-6 राइट, इस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये चीजें हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, और ये राइट बेटा किस सेक्शन में दिए गए हैं, सेक्शन 13 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 52 एंड 68। सर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, एमसीक्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करता है ये सेक्शन बेटा हमारी बात करता है सिक्योरिटी प्रीमियम, यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश। जो सिक्योरिटी प्रीमियम में कैश में रिसीव हुआ है उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पहले इसके 4 पॉइंट दिए सेक्शन 52 के अंदर बेटा, और लास्ट पॉइंट दिया सेक्शन 68 में, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर राइटिंग ऑफ इशू एक्सपेंसेस ऑफ शेयर डिवेंचर, शेयर डिवेंचर के इशू एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर।
एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। तो ये 4 पॉइंट तो हमारे दिए हुए हैं बच्चे सेक्शन 52 में, एंड 5th पॉइंट बाईबैक ऑफ ओन शेयर ये दिया हुआ है आपको सेक्शन 68 में। इसके लिए आपको नॉर्मली क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे देते हैं, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर देते हैं, और आपसे पूछ लेते हैं कि भी इतना पोर्शन हमने प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया तो कितना आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज होगा। आपने एमसीक्यू क्वेश्चन देखे भी होंगे सैंपल पेपर में। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन। सर थ्योरी पार्ट बी चैप्टर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इस पर मैं 3 ही पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं मिला तो 3 नंबर की थ्योरी फिर यहाँ से रहेगी। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है सर थ्योरी में। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखा है, स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव पूछ ले आपसे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, तेना इंपॉर्टेंस, आप इनको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसी हिसाब से इसे डिजाइन किया हुआ है। आप देखो फर्स्ट पॉइंट बेटे आपको दिया हुआ है टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी पता लगाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी आप जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L से पता लगती है। टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए, यानी कि कंपनी अपनी डेट पे करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। एंड टू नो द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी यानी कि क्या कंपनी टाइमली अपनी डेट को पेमेंट कर पा रही है। ठीक है ना। तो टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं बेटे मैं, तो इसके अंदर सर क्या दिया हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजर ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिटेबिलिटी से हमें पता लगता है कि भाई कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस कितना एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा उतनी ही उसको सक्सेस मिलेगी। एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस, द पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर आपके फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है, एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग कैपेसिटी। वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसलिए एनालाइज करता है कि उसे पता लग सके कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है ना, ऑफ बिजनेस, सो एज टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। वो आपके अपनी कंपनी में, आपके अपने फर्म में, बिजनेस में इन्वेस्ट करे या ना करे। टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या, द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू investigate the future potential of the business, future potential of the business, बिजनेस का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। फॉर दिस एनालिसिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। जब आप इस तरीके का एनालाइज करते हैं तो क्या पता लगाने की कोशिश करते हैं, फंड रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन, कितने फंड चाहिए एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए, ऑफ बिजनेस, ऑफ बिजनेस will be available from the internal resources or not। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फंड रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस विल बी अवेलेबल फ्रॉम द इंटरनल रिसोर्सेज और नॉट। यानी कि कंपनी को क्या इंटरनल रिसोर्सेज से पैसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। अगर नहीं मिल पाएंगे तो ऑब्वियसली फिर उसको शेयर डिवेंचर इशू करने होंगे बेटा। और क्या शेयर डिवेंचर इशू करेंगे वो, इसके लिए देखो, हाउ मच फंड्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल, यानी कितने फंड्स फर्म की बिजनेस की गुडविल के बेस पर हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज से जनरेट कर सकते हैं। तो क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है ये पता लगाएंगे। थर्ड वन, टू नो द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। यानी कि सॉल्वेंसी डिटरमाइन करती है कि भाई कोई बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट को पे करने की स्थिति में है या नहीं। तो ये था हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है स्टेट एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने 3 लिमिटेशंस बतानी है। अब लिमिटेशंस क्या, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ठीक है ना। आपको ये टर्म हो सकता है थोड़ी सी परेशान करे, मैं भी बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट बेटा, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। एंड थर्ड लिमिटेशन है हमारी लैक ऑफ
क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब स्टूडेंट पहला पॉइंट हमारा आता है बेटा अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब ये क्या अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग? सम फर्म यूज विंडो ड्रेसिंग फॉर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट so as to show better financial position, यानी कि जो एक्चुअल पोजीशन है उससे कुछ बेटर शो करने के लिए हम विंडो ड्रेसिंग को यूज करते हैं। अब ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर कमियों को, है ना, वीक पॉइंट्स को छिपाने के लिए, हाइड करने के लिए हम विंडो ड्रेसिंग यूज करते हैं। ऑन द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल, दे मे ओवर वैल्यू द एसेट्स, एसेट्स को ओवर वैल्यू कर दिया, जैसे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू करेंगे, ठीक है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। सर इससे फायदा का बैलेंस शीट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब बैलेंस शीट ज्यादा आएगी तो लोन मिलने में आसानी होगी। नए इन्वेस्टर देखेंगे कि भाई बैलेंस शीट इतनी की है, आराम से वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। एंड अंडर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी को आप अंडर वैल्यू करके शो कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन फाइनेंशियल पोजीशन विल बी मिसलीडिंग। जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं तो इससे बेटा फाइनेंशियल पोजीशन आपकी मिसलीड करने वाली हो जाती है ना, इन्वेस्टर एक्चुअल पोजीशन को नहीं समझ पाता। नेक्स्ट, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब जानते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी बेटा नॉर्मली वहां अप्लाई होती है, डिफरेंट हमारे पास मेथड होते हैं वैल्यूएशन की, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर ही लोअर। कुछ लोग कॉस्ट पर शो कर रहे हैं, कुछ लोग मार्केट वैल्यू पर शो कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब कोई कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रही है, कोई रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, प्रॉफिट डिफरेंट होगा, वैल्यू अलग आएगी। इफ टू फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, द कंपैरिजन बिटवीन द टू विल बी अनरिलायबल। दोनों के बीच का जो कंपैरिजन होगा बेटा वो अनरिलायबल होगा, यानी कि विश्वसनीय नहीं हो सकता। आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, कोई भी सही रिजल्ट नहीं निकलेगा। नेक्स्ट बेटा थर्ड, लैक ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉरी क्वालिटेटिव वर्ड आप जानते हैं बेटा क्वांटिटी को इंडिकेट करता है अकाउंटेंसी के अंदर, यानी कि हमारी बैलेंस शीट में केवल और केवल हम अमाउंट में वैल्यू शो करते हैं, क्वांटिटी में वैल्यू शो नहीं करते। फाइनेंशियल एनालिसिस रिकॉर्ड ओनली दोज इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, यानी कि क्वांटिटी में हम नहीं लिखते, और जब तक साथ में क्वांटिटी नहीं होगी तब तक एक्चुअल वैल्यू पता नहीं लगेगी। अभी मान के चलो, सपोज अगर हम पेट्रोल इंडस्ट्री की बात करें, पिछले 1-2 साल से पेट्रोल के प्राइस फिक्स चल रहे हैं 96.12 पर लीटर। अब अगर नेक्स्ट ईयर इलेक्शन के बाद पैसे बढ़ जाते हैं, 100 रुपए लीटर या 100+ लीटर हो जाता है, तो नो डाउट सेल वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन क्या क्वांटिटी भी बढ़ रही है? तो इससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आ पा रही। अगर क्वांटिटी भी साथ में बढ़ रही है तो बेटर है, और अगर क्वांटिटी कम हो रही है, केवल प्राइस राइज की वजह से ही सेल बढ़ रही है, तो ये तो बेटा डीप में स्टडी करने वाली बात होगी। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू लेंडर, यानी कि मनी लेंडर आप कह सकते हैं बेटा, टू एम्प्लॉइज, ट्रेड पेवर एंड इन्वेस्टर्स। यानी कि फाइनेंशियल एनालिसिस का जो सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस इन लोगों के लिए क्या है, इन 4 पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। आपको ज्यादा से ज्यादा कोई 2 पार्टी पूछी जाएगी। अब देखो मनी लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, क्या दे रहे हैं, ऑल लेंडर हु प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डेट टू द फर्म, जिन्होंने फर्म को लॉन्ग टर्म डेट दिया, उधार दिया है, जैसे बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, आर इंटरेस्टेड टू नो द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। वो जानना चाहती है कि भाई फर्म की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है ऑफ द बिजनेस एंड इट्स लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। दे आर इंटरेस्टेड इन सर्विसिंग ऑफ देयर लोन्स बाय द फर्म, that is regular payment of interest and repayment of principal amount on debt। यानी कि मनी लेंडर ये जानना चाहता है क्या कंपनी टाइमली इंटरेस्ट पे कर रही है, क्या प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर रही है टाइम से। अगर वो ऐसा कर पा रही है टाइम से तो भैया अच्छी पोजीशन है कंपनी की, और अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है। और इसके लिए मैं बता दूं रेशियो कौन कौन से निकाले थे बेटा हमने, डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये मनी लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एम्प्लॉय को भाई क्या चाहिए, अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट, बढ़िया सैलरी। अब बढ़िया सैलरी तो तब मिलेगी जब एम्प्लॉयर अच्छा कमाता होगा, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होगी। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो बार्गेनिंग कर पाएगा सैलरी वेजेस के लिए, अदरवाइज नहीं। एम्प्लॉय एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस, असेस मतलब पता लगाना, whether the business concern is earning a fair rate of return, क्या फेयर रेट ऑफ रिटर्न कमा पा रहा है बिजनेस। अगर बिजनेस अच्छी रिटर्न, फेयर रिटर्न कमाएगा तभी तो भैया सैलरी दे पाएगा टाइम से या बढ़ा पाएगा। इट कैन एब्जॉर्ब अ वेजेस इंक्रीज थ्रू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और बाय इंक्रीजिंग प्राइस। आप देखो कोई भी बिजनेस वेजेस इंक्रीज को तभी एब्जॉर्ब कर सकता है या तो उसका प्रोडक्शन बढ़े या उसके प्राइस बढ़े, क्योंकि मार्जिन ज्यादा होगा तभी तो भैया बढ़ा के दे पाएगा सैलरी वेजेस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प द लेबर यूनियन इन नेगोशिएटिंग वेजेस सेटिंग। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जर्व करके एम्प्लॉय या आप कह सकते हैं लेबर यूनियन कंपनी से नेगोशिएट कर लेते हैं कि भाई क्या वेजेस होनी चाहिए, क्या इंक्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा आता है ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या हुआ ट्रेड पेबल का बेटा। ट्रेड पेबल includes trade creditors, bills payable. Trade payable are particularly interested in the firm ability to meet their claim. देखो ट्रेड पेबल में ट्रेड क्रेडिटर बीपी आते हैं, भैया उनको मतलब है हमारा पैसा टाइम से मिल गया वापस, ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जल्दी से जल्दी, वो तो फर्म सही चल रही है। तो दे आर इंटरेस्टेड टू नो द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस के शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई बिजनेस टाइमली पेमेंट कर पा रही है या नहीं। नेक्स्ट बेटा फॉर इन्वेस्टर, लास्ट है हमारा फॉर इन्वेस्टर। फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिटेबिलिटी। इन्वेस्टर शेयर होल्डर बेटा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, अभी मैंने ऊपर भी ऑब्जेक्टिव में बताया था। डिविडेंड डिक्लेयर्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ देयर होल्डिंग, भाई वो चाहते हैं हमने शेयर खरीदे उनकी मार्केट वैल्यू डिवाइडेड इंक्रीज हो। एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, पोटेंशियल इन्वेस्टर वांट टू नो द अर्निंग कैपेसिटी। आप देखो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है वो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी के बारे में जानना चाहता है, ऑफ द बिजनेस एंड इट्स प्रोस्पेक्ट फॉर फ्यूचर ग्रोथ, और फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, यानी कि फर्म कंपनी ग्रो करेगी या नहीं, तभी वो पैसा लगाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये था बेटा ऑल अबाउट थ्योरी एंड सेक्शंस, ठीक है ना। मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस किए। सेक्शन 37 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 44, सेक्शन 13, सेक्शन 52 एंड 68 सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज को बताता है बेटा। एक बार इसको पढ़ना, केवल 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट की वीडियो है, बहुत मदद करेगी। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको 2-3-4 एमसीक्यू मिल जाएंगे बेटा, या तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे या फिर आपको अपना केस स्टडी के थ्रू पूछे जा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप मेरे से व्हाट्सएप पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम, अच्छे से करना बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में पेपर पैटर्न, सॉल्विंग टेक्निक, सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है ना। अगर नहीं देखा है तो आप उसे देखना, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम के 3 घंटे में कि आप पेपर को किस तरीके से टैकल करें। ठीक है बेटा, लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।